सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनीफाई 2.0 पर। तो गाइस आ चुका हूँ मैं लेकर एक नई मानुआ जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एक प्लेयर टाइप मानुआ आने वाली है जहाँ पर हमारा एमसी उसकी खुद की मानुआ में चला जाता है, लेकिन अपने आप से नहीं, एक गॉड की वजह से। और हम देखते हैं कि वो गॉड भी उसे कुछ चीज़ें देता है जिससे वो वहाँ पर सर्वाइव करेगा। वो असलियत में एक रियल लाइफ में एक लूज़र है और वो कैसे अपनी इन सभी की कमियों को छोड़कर कैसे एक बहादुर और ताकतवर बंदा बनने वाला है, यानी कि एक प्लेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर गाइस आपको बीच में कहीं भी ऐसा लगे कि मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत है तो समझ जाना है, क्योंकि मैं बीमार हो चुका हूँ, क्योंकि मैं रात को ठंडा पानी पीकर सो गया था। चलिए इसे छोड़ते हैं और चलते हैं अपनी मानुआ की तरफ। तो मानुआ की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा अपने फ़ोन को चला रहा होता है और इस स्टोरी के हिसाब से गाइस यही है मेन गॉड जो कि इस स्टोरी में दिखाया गया है। इस गॉड का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो किसी चीज़ पर हंस रहा था। हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो मानुआ है उसके अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक सेकंड रैंक का बंदा, जो कि आप इसे याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जिसका नाम है डीन, जिसकी क्लास है एजिलिटी स्वॉर्डमैन। और ये एक सेकंड रैंक का बंदा है और ये फाइट करने वाला है एक फर्स्ट रैंक के बंदे से, जिसके बाद ये पता चलेगा कि नेक्स्ट फर्स्ट रैंक कौन होने वाला है। और गाइस हमारा सीन यहाँ से दोबारा चेंज होता है और हमारे एमसी की तरफ आ जाता है, जहाँ हमारा एमसी बैठकर अपने कमेंट्स को पढ़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा था। वो लाइक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि अभी तक उसके 1 लाइक आ चुके हैं। और गाइस आप लोग मेरी वीडियो पर तो लाइक करते ही नहीं और ना ही कमेंट करते हैं, तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हमारा दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुशी था, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हो चुका था। कि गाइस ये मानुआ हमारे करैक्टर ने बनाई है, यानी हमारे एमसी ने। तो हम देखते हैं कि अचानक से कोई एमसी को बुलाता है और कहता है कि क्या तुम अपना बैग साइड कर सकती हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैठना है। एमसी ये सुनकर हैरान था, लेकिन वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था। वो काफ़ी गुमसुम सा रहता था और अपने में ही खोया रहता था, कोई उससे भी बातें नहीं करता था। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपना बैग हटा लेता है और हम देखते हैं एक लड़की आकर वहाँ पर बैठ जाती है, जिसे देखकर एमसी कहता है कि ये तो हाउस सीओ है। तो गाइस हम इसे सिर्फ सीओ कहेंगे। तो हम देखते हैं कि सीओ वहाँ पर बैठ जाती है, जिसे देखकर एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन हमें दिखाते हैं कि एमसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन थी। वो सोचता है कि मुझे शायद ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि जैसे मैं इसे जानता ही नहीं। हम देखते हैं कि वो आगे बताता है कि हाउस सीओ यानी कि सीओ बिल्कुल भी मेरे साथ बोलती नहीं है, यानी कि वो उसके साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, भले ही वो मेरी क्लासमेट हो। लेकिन आज कैसे वो मेरे पास आकर बैठ गई है बगल में, और मैं इसी बात से हैरान हूँ। देखते हैं कि सीओ अपना फ़ोन चला रही थी और हम देखते हैं कि आगे सीओ हमारी क्लास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है और काफ़ी अच्छी भी है। और तभी सीओ हमारे एमसी को एक माचिस नहीं, सिगरेट का बॉक्स पकड़ाते हुए कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ सकते हो। ये देखकर तो एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका था, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सिगरेट पीती होगी। वो दोनों बस से नीचे उतर जाते हैं, जहाँ पर एमसी उसके पास आता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे ये क्यों दिया था। जिसके जवाब में वो कहती है कि जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि टीचर्स ने मुझे पहले भी एक बार पकड़ लिया है, इसलिए तुम मुझे ये एक बार के लिए रखो और मुझे लंच टाइम में दे देना। और एमसी यही कह रहा था कि आखिर मुझे ही क्यों दिया, लेकिन वो सीओ वहाँ पर से हंसकर निकल जाती है और हमारा एमसी वहीं पर खड़ा रहता है। और हमें दिखाते हैं कि आगे एमसी की मानुआ पर अब तक 20 लाइक्स हो चुके हैं। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें क्लास का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था और वो कुछ सुबह की बातें ही सोच रहा था कि कैसे उसने उससे सिगरेट दे दी सीओ ने,
और उसके दोस्तों को दिखाते हैं जो कि सीईओ के पास ही थे। वो कुछ बातें कर रहे थे जो कि उसी की मानवा के बारे में थे। वो कह रहे थे कि ये मानवा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसकी स्टोरी और इसके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पावरफुल है। और ये सुनकर उस मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा यानी कि एमसी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारे एमसी को। ओके, आगे चलते हैं। एमसी उठकर उनके पास जाता है। वो उनसे कहता है कि क्या आप प्लेयर के बारे में बात करें। तो गाइज, इस मानवा का नाम प्लेयर है और हमारी मानवा का नाम भी प्लेयर ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। जिसे सुनकर वो सभी कहते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल उसी की बातें कर रहे हैं। और एमसी कहता है कि हाँ, मैंने भी उसे पढ़ा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एमसी उन्हें ये नहीं बताता कि वो उसी ने बनाई है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी एमसी का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि एमसी कुछ ज़्यादा खास बंदा नहीं था स्कूल में और उससे कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था। फिर हमें सीन चेंज होता है और हमें ग्राउंड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी फुटबॉल खेल रहे थे और हमारे एमसी को बॉल को रोकना था, जो कि काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। हमारा एमसी तो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से जाता है, जैसे वो अभी उसे मारकर फाड़ ही देगा। लेकिन वो हम क्या देखते हैं कि एमसी से वो बॉल ही नहीं रोकी जाती, जो कि सीधा जाकर गोल हो जाती है। ये देखकर उसके दोस्त उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उसे नहीं रोका था। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी उस कीपर को भी कह रहे थे कि आगे तुमने भी बॉल क्यों नहीं रोका। वो कहता है कि मेरे दिमाग में वो मानवा चल रही थी, यानी कि प्लेयर। जिसे सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि अब तो तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। ये सुनकर के सभी लोग उसके मानवा के बारे में बात कर रहे हैं। एमसी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन हम आगे देखते हैं कि अभी तक एमसी की मानवा पर 67 लाइक हो चुके थे, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरी वीडियो पर इतने तक कभी गए ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा सीन चेंज होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी अपने आप को कोस रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो कुछ कहता है। वो अपने आप से कह रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र है इस दुनिया में, क्योंकि वो सुबह की बातों पर काफ़ी ज़्यादा दुखी था कि वो एक गोल को भी नहीं रोक सका था। और हम देखते हैं कि तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर वो रुक जाता है। वो देखता है कि फिर हमें बाहर दिखाते हैं कि एमसी के कुछ क्लासमेट्स वहाँ पर थे, जो कि कुछ बातें कर रहे हैं, जो कि हमें ज़्यादा तो कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम सिंपल सी वे में समझा देता हूँ कि वो सुबह की उस गेम के बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसे उसे हार गए। उनके लिए गेम हारना तो जैसे आइसक्रीम खरीदने जैसा हो चुका है आजकल तो। और हम देखते हैं कि एमसी भी ये सुन रहा था, लेकिन तभी वो किसी चीज़ को सुनकर हैरान था, क्योंकि वो ये भी बात कर रहे थे कि वो सभी एमसी का मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि एमसी आजकल काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करने लगा है, हमें उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है। और भी वो कुछ कहते हैं जो कि हमें फिर से जानने की ज़रूरत नहीं, वो एमसी के बारे में ही गलत कह रहे थे। वो एमसी को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कह रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। पर एमसी अभी भी उसके शौक में था कि ये सभी बच्चे उसके बारे में इतना सारा ख़राब सोचते हैं, गलत सोचते हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन वो कुछ सोचता है, मैं ऐसे वेबटून यानी कि मानवा से नफरत करता हूँ जिसमें एक एमसी यानी मेन कैरेक्टर एक ताकतवर अपोनेंट से हार जाता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि क्योंकि उसे आखिर में आकर रियल लाइफ में हारना ही है। मुझे ये बात तो समझ नहीं आई, ये इसमें क्या सेंस बना रहा है ये। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एमसी कहता है कि मुझे ऐसी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस मानवा पर लाइक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब उस मानवा पर लाइक्स हो चुके थे 99। और हम देखते हैं कि एमसी अभी भी वहीं बैठा था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड हो चुका था। और उस वीडियो पर लाइक्स बढ़ते जा रहे थे और हम देखते हैं कि उस पर हो चुके थे 2.769 के लाइक्स, और अब बढ़ते ही हैं और आगे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर हमें एक आवाज़ आती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो। और हम देखते हैं कि अचानक से बिजली कड़कती है और एमसी वहाँ से गायब हो जाता है। एमसी सीधा उसी मानवा के वर्ल्ड में आ जाता है
जहाँ पर अपने हाथों के देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये कैसी बकवास है, और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उस फाइट के बीच में आ चुका था, जहाँ पर हमने देखा था कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो फाइट होने वाली थी वो जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में, वही फाइट के बीच में एकदम से हमारा एमसी नीचे गिर जाता है। नीचे नहीं गिरता, खड़ा हो जाता है, और वो उसे देखकर काफ़ी हैरान था क्योंकि वो उन सभी कैरेक्टर्स को जानता था। ये वही कैरेक्टर्स हैं जो कि उसे मानवा में मिले थे, यानी कि दिखाई देते थे। चैप्टर सेकंड गाइस, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है, लेकिन इस बार थोड़े सा अलग, क्योंकि इस बार हमें उस फाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस फाइट में सेकंड रैंक काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हार रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक है जिसकी हमें इंफॉर्मेशन बताई जाती है, जिसका नाम है नागी, क्लास है स्वॉर्डमैनशिप और इसकी रैंक है फर्स्ट। यार इसका डिज़ाइन क्या है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम देखते हैं कि उसने जो सेकंड रैंक है उसका काफ़ी बुरी तरीके से हाथ काट दिया, यानी कि डीन का, और वो अब हार चुका है, बिल्कुल नीचे गिर जाता है। उसे देखकर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कुछ दुखी भी थी और कुछ गुस्से में। डीन अभी भी नीचे गिर जाता है और कहता है कि डीन उसे कभी भी नहीं हरा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बंदे अभी भी उसी के बारे में बात कर रहे थे कि इस बार कोई उसे नहीं हरा सकता क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। नागी अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि एक सिग्नेचर मूव उन पर कर देती है, यानी कि डीन पर। देखते हैं कि बाकी सभी बात कर रहे थे कि आज तक इस अटैक से कोई भी नहीं बच पाया, कोई भी नहीं, क्योंकि ये अटैक नागी का सबसे पावरफुल अटैक है। और हम देखते हैं कि ये अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिससे डीन के चिथड़े ही उड़ने वाले थे, वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोग किसी चीज़ को देखकर हैरान थे, क्योंकि वहाँ पर कोई खड़ा था जो देखकर सभी लोग शौक थे कि आज तक इस अटैक से कोई नहीं बच पाया है, लेकिन पहली बार कोई बंदा वहाँ पर बच चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी था, जो कि अब इस वर्ल्ड में आ चुका है। वो आसपास की चीज़ों को देखकर हैरान था, लेकिन वो ऐसे समझता है कि शायद ये कोई ड्रीम है, इसीलिए वो चौड़ में आ जाता है कि अब तो मैं ड्रीम में हूँ, यानी कि कुछ भी कर सकता हूँ। और डीन भी ये सोचने पर हैरान था कि ये बंदा कौन है, कि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि इसने नागी की इस अटैक को, इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को रोक लिया और इसे सहन करके आराम से खड़ा है बिना किसी दिक्कत के। हम देखते हैं कि नागी ये समझ चुकी थी कि उसके सामने वाला ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाली थी। अब दोबारा से वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और डीन कहते हैं कि नागी ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है, यानी कि हाँ वो होल्ड बैक करेगी या फिर इस पर पूरी पावर से अटैक करेगी। हम देखते हैं कि वो अटैक कर देती है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिससे हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये तो एक ड्रीम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये ड्रीम से ज़्यादा ही कुछ लग रहा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। नागी कहती है कि हिलो मत अब, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। लेकिन एमसी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। लेकिन तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो गॉड मेन कैरेक्टर यानी कि एमसी के सामने आ चुका था, जो कि वो एमसी से कह रहा था कि मैंने तुम्हें चुना है इस वर्ल्ड में आने के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सर्वाइव करो और जहाँ पर जिंदा रहकर दिखाओ एक प्लेयर के तौर पर। एमसी सुनकर हैरान था कि क्या एक प्लेयर, जहाँ पर गॉड उसे बताता है कि यहाँ पर एक जो कि एक टावर है जिसे कहा जाता है हेवनली एरिना स्टेडियम, और यहाँ पर जो भी बंदा इस टावर को चढ़ता है उसे प्लेयर कहा जाता है। एक सोने चांदी खजाने से भरा हुआ और एक सपनों से ये टावर सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है जो भी तुम चाहते हो, यानी कि ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अमीर बना सकता है, तुम्हारे सपने जैसे कि तुम जो भी चाहते हो वो पूरा कर सकता है। और जो इन टावर पर चढ़ते हैं उन्हीं को हम प्लेयर कहते हैं। एमसी सुनकर हैरान था, जिस पर गॉड कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही सुन रहे हो। लेकिन एमसी को तो घंटा समझ में नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था कि आखिर ये बंदा कह क्या रहा है। वो जोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम सच में बताओ मुझे क्या कह रहे हो और तुम मुझे यहाँ पर क्या करने के लिए लेकर आए हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड क्या बताता है कि तभी हम देखते हैं कि एक लड़की गॉड पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे इसके साथ भेजने का कैसे फैसला लिया, आप मुझे एक गधे के साथ धरती पर कैसे भेज सकते हो, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा।
जिसके जवाब में गॉड कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच कर ये फैसला लिया है और अभी मेरे डिसीजन पक्का हो चुका है और अब मुझे तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम इसके साथ जाने वाली हो। फिर वो एक चुटकी बजाता है, दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हम दिखाते हैं कि वो एक बंजर सी जगह पर आकर गिरते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि गॉड ने उसे बिना पूछे ही उसे एक गधे के साथ ज़मीन पर फेंक दिया था। हम देखते हैं कि वो एमसी पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो उसी की वजह से यहाँ पर आई है। और हम देखते हैं कि एमसी को सुनाई रही थी कि तभी एमसी किसी चीज़ को देखकर शौक था क्योंकि उस लड़की के पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बंदा खड़ा था, यानी एक यार आदमी खड़ा है, बंदा आदमी जो भी है समझ आना, वो खड़ा था जो कि उन्हें घूर रहा है। चीज़ देखकर एमसी की फट चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उस बंदे ने उन पर अटैक कर दिया जिससे वो लड़की तो दूर हो जाती है और बच जाती है क्योंकि एमसी ने उन्हें पहले भी सतर्क कर दिया था कि उस पर अटैक होने वाला है। हमारा सीन दोबारा से अलग तरीके से दिखाते हैं कि वहाँ पर वो एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, जहाँ पर हमें उनके बारे में बताते हुए कहा जाता है कि ये है रेड गिल्ड क्लास मॉन्क जो कि प्लेयर्स हैं, जहाँ पर उनका लीडर कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे हो, लेकिन तुमने यहाँ पर हम पर हमला कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन गाइज हमने देखा कि इन्होंने उन पर हमला किया, शायद उन्हें लग रहा है कि एमसी और उसकी वो दोस्त यानी कि लड़की उन पर हमला करने आए हैं, लेकिन एमसी की तो उसे देख कर ही फट गई थी। वो बंदा उन्हें कहता है कि अपने साथियों से कि तुम जल्दी से जाकर उस लड़की को पहले पकड़ लो और उस लड़के को बाद में देखेंगे। उन दोनों पर हमला कर दिया था, जहाँ पर एमसी कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हम अब कहाँ जाएंगे। लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे इंसानों की दुनिया यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनसे बिल्कुल भी नफरत करती हूँ। और वो एमसी को चुप रहने को कहती है। वो कुछ सोचती उससे पहले ही वो उन पर हमला कर देते थे, लेकिन वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम इसे कसकर पकड़ना। एमसी पूछता है कि किसको। देखिए हम देखते हैं कि अचानक से वो लड़की एक एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर अचानक से एमसी के हाथ में रखा एक तलवार बन जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शौक थे। वो एक ईगो स्वॉर्ड थी। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी ऐसी सिचुएशन को देखकर ऊपर गॉड काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। पर यार मुझे इसकी स्माइल थोड़ी अजीब सी लग रही है। वैसे वो उनका लीडर जो कि रेड गिल्ड का लीडर था, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि उसके पास एक ईगो स्वॉर्ड यानी कि एक ईगो वेपन है। लेकिन एमसी तो फुद्दू का फुद्दू ही, उसे अभी भी नहीं पता था उसे क्या करना चाहिए। और वो कहता है कि वी आर डैश। ओके गाइज, पर गाइज शायद मैं आपको बताना भूल गया कि हम 4th चैप्टर पर चल रहे हैं। बीच में शायद मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि वैसे आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैं वीडियो में ये लगा दूंगा कि 1st 2nd चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म। इस स्वॉर्ड का नाम है एक्सकैलिबर। तो गाइज इस स्वॉर्ड में जिसमें ये ट्रांसफर हुई है, इस स्वॉर्ड का नाम है एक्सकैलिबर और ये एक ईगो स्वॉर्ड है। ओके गाइज, तो आगे चलते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि ईगो स्वॉर्ड क्या है, अगर आपने बाकी मानवास जैसे इनको देखा है तो आपको पता होगा कि ईगो स्वॉर्ड किसे कहते हैं, जिनमें अपनी कोई कॉन्शियस होती है या फिर वो अपने ह्यूमन बॉडी में आ सकते हैं, उन्हें कहते हैं ईगो स्वॉर्ड यानी ईगो वेपन्स। हमें उसके बारे में कुछ और बताते हैं कि ये एक बहुत ही प्राचीन यानी कि एंशिएंट वेपन है, जो कि अपने प्लेयर के जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अपना प्लेयर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा वो तलवार भी यानी कि वो स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। लेकिन हमें फिर से उस गॉड की हंसी दिखाते हैं, जो कि एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। और हमें वही होता है, हमें दिखाते हैं कि वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ख़राब यानी कि टूटी फूटी थी, यानी कि वो वैसी नहीं रही थी जैसी वो पहली थी। और गाइज यार मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना सारे चैप्टर निकल गए और ये अब बता रहे हैं एमसी की डिटेल्स। तो डिटेल में हमें बताया जाता है कि एमसी का नाम है सियोल जिन हेओ। अब इसे क्या कहेंगे यार, इसे अब एमसी ठीक है, एमसी चलने दो, या फिर हेओ कहें या फिर जिन कहें, तो आप समझ जाना कि मैं किसे कह रहा हूँ। और इसकी क्लास है स्टूडेंट। यार ये क्या कैसी क्लास है। और रैंक नंबर सबसे निचला। ओ तो यार ये बड़ा होगा यानी कि थोड़ा बढ़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये यार इसकी शक्ल क्या हो गया है। और दूसरी तरफ वो लड़की यानी कि एक्सकैलिबर। अब यार इसे एक्सकैलिबर ही कहेंगे तो ठीक रहेगा। बेल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी
जैसे कि उसे किसी कचरे से निकाल के ले आया हो। वो कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो इससे डिप्रेस हो जाती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। उसकी जो सारा एक्सपीरियंस था वो चला जा चुका है। एमसी उसे कहता है कि एक्सकैलिबर तुम ऐसा मत करो, ये तो एक नाम सी बात है, तुम इस पर ज़्यादा परेशान मत हो। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि उसे लगा था कि उससे अब कोई अपोनेंट है। अब गाइज अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं शाम को बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा घर है मेन रोड के ऊपर, तो अब यहाँ पर वॉइस आती रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं। और गाइस यार थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो। तो हमें दिखाते हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उन पर अटैक करने चाहते लगता है, जिससे एमसी की तो फट जाती है और हाथ में आ जाती है। देखते हैं कि वो अपने बंदों से भी कहता है कि यार बंदों से अपने साथियों से कहता है कि जाओ और उन पर आक्रमण करो। आक्रमण गाइस वो उन पर आक्रमण कर देता है, जिससे तो भाई साहब एमसी की फट कर 64 नहीं 100 हो चुकी है। एमसी डरा हुआ था, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन वो तभी देखता है कि एक्सकैलिबर आगे जाने लगती है। वो उससे रुकने के लिए कहता है, लेकिन एक्सकैलिबर की अपने एक पावर को जनरेट करते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो? क्या तुमने मुझे उस मूर्ख के साथ मिला दिया? वो सभी कहते हैं कि क्या ये तुम क्या कह रही हो? एक्सकैलिबर इसी के साथ अपनी पावर को रिलीज कर रही थी। ये पावर यार गाइस कहाँ से है मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हमारा हिलना भी मुश्किल हो रहा है। हम इससे जान सकते हैं कि एक्सकैलिबर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ गॉड बताता है कि एक्सकैलिबर ने मेरी कुछ पावर्स को अपने पास रखा हुआ था, वह एक कमीनी है। मुझे उस पर यह उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। एक्सकैलिबर अपनी उन पावर से उन सभी पर अटैक कर देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि घायल तो होते ही क्या है, वो उन पर लगती उससे पहले ही उनकी पावर सारी चली जाती है। हम देख सकते हैं कि गॉड अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रहा था। उसकी पावर जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो चुकी थी। लेकिन उन सभी को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहते हैं कि इन सभी को मार दो। एमसी भी काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि वो सभी उन पर अटैक कर चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की पीछे यानी कि एक्सकैलिबर पीछे मुड़कर देखती है और वो कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी तो वहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि वो काफ़ी जल्दी वहाँ से भाग भी चुका था। जिसे देखकर तो वो एक्सकैलिबर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी तो भागकर काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था। वो सोचते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ बस इस तरह एक लड़ाई में कूदने के लिए? क्योंकि गाइज ये कह रहा है कि वो ऐसे ही लड़ाई में नहीं कूद सकता। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही किसी चलते फिरते राह में लड़ाई में कूद जाऊँगा। आगे कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि ऐसे बंदों के साथ लड़ सकूँ, क्योंकि मैं एक कमज़ोर हूँ। लेकिन तभी एमसी कहता है कि अब सब कुछ शांत कैसे हो चुका है? क्या एक्सकैलिबर को उन लोगों ने पकड़ लिया है? ये सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने आप पर ही गुस्सा कर रहा था। क्योंकि वो कह रहा था कि मैं रियल लाइफ में भी एक लूज़र था और अब इस दुनिया में आकर भी मैं एक लूज़र ही बन चुका हूँ। मुझे लगा कि मैं अब इस दुनिया में आ चुका हूँ तो मेरी अब लाइफ सही हो जाएगी और मैं अब उस लूज़र की तरह नहीं जीऊँगा। लेकिन अभी मैं वैसा ही हूँ। वो भागते भागते नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद भी उसके दिमाग में यही चल रही थी, क्योंकि वो एक लूज़र है और उसके कानों में यही आवाज़ें गूंज रही हैं कि वो एक लूज़र है, वो एक लूज़र है। लेकिन वो कहता है कि मैं एक लूज़र नहीं हूँ। तभी हमें उस टावर का सीन ही दिखाया जाता है और फिर से हमारा सीन चेंज होता है और हमें वहाँ दिखाया जाता है कि वो उनका लीडर एक्सकैलिबर पर हमला करने वाला था। क्योंकि एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा घायल थी। वो सोचती है कि मैं अब इस हमले को नहीं रोक सकती। वो बास्टर्ड यानी कि वो एमसी हमारा भाग गया उसे छोड़कर, इसलिए वो गुस्सा थी उस पर। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लीडर उस पर अटैक करने वाला था, एमसी आगे आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। उसके इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को उसने रोक लिया और वो उसे बच चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पता नहीं किस लिए, लेकिन काफ़ी अच्छे से वो मुस्कुराती है और वो एमसी को हाथ देते हुए उठाती है। एमसी भी उठ जाता है और वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे। हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से अपनी उन्हीं पावर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक्सकैलिबर अपनी वापस स्वॉर्ड वाली फॉर्म में आ चुकी थी, जहाँ पर गॉड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। हम देखते हैं कि इसे देखकर वो बंदा यानी कि वो लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि ये दोनों दोबारा से अपनी उन्हीं पावर्स का यूज़ कर रहे हैं।
जहाँ पर इस बार एक्सकैलिबर उसे कुछ बताती है, यानी कि उसे पावर यूज़ करना के लिए बताती है। वो बताता है कि अब मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं रहूँगा, यानी वो कमज़ोर नहीं रहना चाहता। हम देखते हैं कि एमसी ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक उन पर कर दिया था। उन्हें लगता था कि एमसी अभी भी कमज़ोर है, लेकिन उसकी पावर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। पर हम देखते हैं कि वो लीडर एक बहुत बड़ा पत्थर चक्कर, यानी एक बहुत ही बड़ा पहाड़ सा यार पत्थर जो भी है, उसे उठाकर उन दोनों पर फेंक देता है, यानी कि एमसी और एक्सकैलिबर पर। लेकिन हम देखते हैं कि वह पत्थर उन पर जाकर गिर जाता है। उन सभी को लगता है कि उन्होंने उन दोनों को मार दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी एक स्लैश निकलती है जो कि उस पहाड़ को 2 हिस्सों में काट देती है। और यहाँ पर एमसी काफ़ी ज़्यादा बैड एज लग रहा था। मुझे लग रहा था कि एमसी यहाँ पर पूरी तरह से एक लूजर ही बना रहेगा, लेकिन अब वो काफ़ी अच्छे से हो चुका है, तैयार है यानी कि आगे लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि उसकी इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक था कि वहाँ की ज़मीन ही 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो गया था और उस एक ही अटैक में वो सभी हार चुके थे। और हम देखते हैं कि रेड गिल्ड, यानी कि जो रेड गिल्ड थी, रेड हुड गिल्ड, वो हार चुकी है और उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, यानी कि वो अब नहीं रही। लेकिन हम देखते हैं कि गॉड इससे काफ़ी ज़्यादा खुश था कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और वो अपने फ़ोन को फेंक देता है और कहता है कि इसी के साथ ये अब शुरू होता है। अंत में सभी उम्मीदवार यानी एकत्रित हो चुके हैं, यानी कि जिन पर भी उनकी उम्मीद थी वो सभी आ चुके हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। आखिरकार इसका प्रवास शुरू हो चुका है, यार किसी का फ्लो शुरू हो चुका है। इसकी बात ही नहीं समझ आ रही मुझे, तो कहना क्या जाता है। हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक घोड़ा गाड़ी, तो क्या है यार, ये है क्या चीज़, एक मिनट देखने दो यार। इसकी जो प्रोफाइल है उसमें लिखा है ये है मीको मो बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसकी जो क्लास है वो है क्यूटनेस। भाई क्यूट तो है। चलो हम देखते हैं कि वो बुढ़ा उस गाड़ी को चला रहा था। देखते हैं कि वो बुढ़ा अब जाकर अपने घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उस डॉग समझ के चलते हैं हम, उस डॉग को सही कर रहा था और उसे अच्छे से साफ कर रहा था। डॉग भी काफ़ी खुश था। और हम देखते हैं कि तभी उसे किसी के आने का पता चलता है। वो उससे कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका कोई दादाजी नहीं है, और क्या आपको पता नहीं कि किसी के घर में ऐसे नहीं होते। लेकिन वो किसी चीज़ को देखकर शौक था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो एक्सकैलिबर एमसी को वहाँ पर पकड़ कर ला रही थी और एमसी की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि एमसी वहाँ पर अभी लड़कर आया था। और देखते हैं कि वो बंदा उनसे नहीं बल्कि जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे वो उनसे डर रहा था, क्योंकि वो रेड हेड गिल्ड से के कपड़े थे, क्योंकि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गिल्ड थी जिसने काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था पूरे शहरों में, और उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। उन पर बाउंटी लगी थी और वो वांटेड है। हम देखते हैं कि उनसे डरा हुआ था। वो आकर उनसे कहते हैं कि बुढ़ा उससे पूछता है कि क्या तुमने एक लाश को उठा रखा है, जिसके जवाब में कहती है कि नहीं, ये जिंदा है अभी। वो दोनों उनसे कहते हैं कि क्या आप हमें उन शहर में छोड़ देंगे, यानी कि टाउन या जो भी है उस वहाँ पर सिटी में। तो वो कहता है ठीक है। हम देखते, वो डर की वजह से ऐसा कह रहा था। वो कहता है चलो। हम देखते हैं वो गाड़ी में थे और हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमसी अभी भी बेहोश था और वो एक्सकैलिबर उसे अभी भी देख रही थी। जहाँ वो उस बुढ़े से कहती है कि क्या तुम कुछ और सोच रहे हो, क्योंकि तुम अब ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पा रहे हो। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब मैं ठीक से चलाऊँगा। लेकिन वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था उन पर, क्योंकि वो उन पर ही ऐसे कर रहे थे। वो केवल 50 साल छोटा है और वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो एक्सकैलिबर अभी भी उसे देख रही थी एमसी को, और वो जल्दी से जाकर उसके एक थप्पड़ मार देती है या जो भी कर देती है, जिससे एमसी उठ जाता है। हम देखते हैं कि उसके सर पर एक आलू उग चुका था और वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, और मैंने तो वहाँ पर बस सो रहा था। वो लड़की उससे कुछ कहती है जो कि हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो एमसी उससे माफ़ी मांग लेता है कि कोई बात नहीं, इसमें शायद मेरी गलती होगी। वो लड़की से काफ़ी ज़्यादा यानी एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और हम देखते हैं कि वो एमसी आकर उनसे पूछते हैं कि बुढ़े से कि आप कौन है। लेकिन वो बुढ़ा कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा था। वो उस डॉग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और हम आगे देखते हैं कि वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे और वो एक्सकैलिबर सोच रही थी कि वहाँ पर इसने इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक को किया,
लेकिन इसने एक भी सिंगल बंदे को मरने नहीं दिया। उसने इस तरीके से उन पर अटैक किया था और इस बात से तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। देखते हैं कि वो ऐसे ही लड़ते हुए जा रहे थे, वो कुछ बातों पे बहस भी कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से एमसी इस चीज़ को देखकर कहते हैं कि ओह माय गॉड ये क्या है। और हम देखते हैं कि तभी उसकी उसी तरफ वो एक्सकैलिबर भी देखती है, वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान थी। फिर हमें उस सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर वो पहुँच चुके थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे थे आगे और वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। हमें उस विलेज का नाम बताते हैं, विलेज ऑफ एंट्री या चलो ये नाम होगा। और हम दिखाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग भी चल रही थी। वो बुढ़ा उतर कर जाता है आगे और चेकिंग करा ही रहा था और वो कहते हैं कि अब हम शायद पकड़े जाएंगे, पता नहीं क्यों, क्योंकि एमसी कह रहा था कि हम पकड़े जाएंगे। देखते हैं कि एमसी अपने फ़ोन को और उस पेन को देखते हुए कह रहा था कि अरे मैं इनका क्या कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुढ़ा उन्हें धोखा दे देता है। वो उन गार्ड से कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, आप जाकर इन्हें अरेस्ट कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वो एक्सकैलिबर भी कहती है कि ये झूठ कह रहा है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो तभी वो गार्ड्स उन्हें रेडवुड गिल्ड का एक वांटेड पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि तुम सभी वांटेड हो। जिस पर वो कहते हैं कि हम कोई वांटेड नहीं है, हम तो कोई रेडवुड गिल्ड से मेंबर नहीं है। जिस पर वो कहते हैं कि तुमने उनके जैसे कपड़े पहने हुए तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उनके गिल्ड के मेंबर नहीं हो। जिसके जवाब में वो कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी उन्हें घेर लेते हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सकैलिबर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और एमसी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन उन्हें कोई ऊपर से कोई देख रहा था जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं बताया जाता, जो कि कहता है कि यह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एमसी अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। अभी वो लोग वहीं पर फंसे हुए थे जहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। हम देखते हैं कि सोच रहा था कि अगर यहाँ पर हम पकड़े गए तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। और हम देखते हैं वो गार्ड उन्हें अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो डॉग भी अभी भी उन्हीं के साथ ही था। वो गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि तुम अपने हाथ तो अपने सिर के पीछे रखो और बाहर निकल कर आ जाओ। वो कहते हैं कि यस सर। हम देखते हैं कि वो एक्सकैलिबर से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, तुम यहीं रुको और मैं अभी उन्हें समझा कर आता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो देख रहा है कि एक्सकैलिबर तो पहले ही उड़ चुकी है। एक्सकैलिबर पूरे गुस्से में तो क्या यार मज़े में जाती है और उन पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर तो एमसी अपना सर ही पकड़ देता है कि ये क्या हो चुका है। जहाँ पर एक्सकैलिबर ने अपने एक अटैक से एक बंदे को नीचे नॉक डाउन कर दिया था और वो कहती है कि अभी तक एक ही मरा है, अभी तो बाकी और भी हैं। देखते हैं कि वो बाकियों को भी बुरी तरह से मारने लगती है। वो सभी उसे छू भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उन्हें काफ़ी आराम से मार रही थी। वो एक बंदे पर अटैक करती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह पर निशान पड़ जाता है। हम देखते हैं कि वो अभी भी उन्हें मार ही रही थी। वो एक बंदे को पंच मारने जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी एमसी कहते हैं कि रुको, 1 मिनट रुको, ये कुछ गलत हो रहा है। लड़की भी उसी की तरफ देखती है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वही बंदा जो उन्हें देख रहा था ऊपर से, वो उन पर अटैक कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक था। वो अपनी कुछ पावर से अटैक कर रहा था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि वो उससे नहीं बच सकती थी। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो कहता है कि एमसी अपनी कुछ चीज़ बोलता है जिससे वो दोबारा से एक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उससे बच जाती है। वो दोबारा से एमसी के हाथ में आकर एक स्वॉर्ड बन जाती है। पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे वो दोनों उस विलेज के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर वो बूढ़ा आदमी उन्हें धोखा दे देता है और उन गार्ड से कहता है कि इन लोगों ने मुझे धमकाया है और उन्हें फंसा देता है। इसके बाद वो गार्ड से उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक्सकैलिबर ने उन पर दोबारा से हमला कर दिया था, जिससे वो सभी घायल हो गए थे। हम देखते हैं कि उसने जिस वक्त उस पर हमला किया था, उसी वक्त एक बंदे ने आकर एक्सकैलिबर पर ही हमला कर दिया था, जिससे एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा बाल बची थी, और क्योंकि एमसी ने उसे वापस से एक स्पॉट में बदल दिया था।
और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो दोनों ही शॉक थे, क्योंकि ज़मीन को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया था। और हमें उस बंदे के बारे में कुछ जानकारी बताई जाती है जिसका नाम है रैन, और वो एक डिफेंडर क्लास का प्लेयर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर एक्सकैलिबर एमसी को डांट रही थी कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि एमसी बता रहा था कि मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा हूँ, मुझ में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। वो एमसी से कहती है कि तुम्हें उसके कपड़ों से संभल कर रहना होगा, क्योंकि उसकी पावर उसके कपड़ों से ही आती है। अगर तुम उसके कपड़ों से टकरा गए तो शायद तुम्हारा खेल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। एमसी कहता है कि ये कैसी पागलों की बातें कर रही हो, इतना सब कुछ देखने के बाद तो किसी को भी ये बात पता चल जाएगी। लेकिन एमसी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उसे भी ये बात पता थी कि अगर उससे एक भी गलती हुई तो उसका खेल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वो एमसी कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा भारी है, जिससे मुझे खड़े रहने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक्सकैलिबर उसे वार्निंग देती है कि अब जिस स्तर पर तुम हो, यानी जिस स्टेट में तुम हो, उस स्टेट में तुम मुझसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही अपनी पावर यूज़ कर सकते हो, इसीलिए जल्दी से उस पर अटैक करो। लेकिन एमसी एक्सकैलिबर से पूछता है कि क्या हमारा इस समय लड़ना ज़रूरी है। इसके जवाब में एक्सकैलिबर गुस्से से कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसी जगह पर आकर ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या तुम्हें अपनी सिचुएशन देखकर नहीं लग रहा? क्या तुम सच में इतना ज़्यादा डर रहे हो लड़ाई से? इसके जवाब में एमसी कहता है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा डर नहीं रहा हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है यहाँ से बचकर निकलने का। जिस पर एक्सकैलिबर आगे कहती है कि ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जिस पर एमसी बताता है कि मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि हमारा जो गोल है वो है कि हमें इस टावर पर चढ़ना है और फर्स्ट रैंक नागी को ढूंढना है। लेकिन अगर हम इस वक्त यहाँ पर फाइट करते हैं तो शायद हमें उस टावर के आसपास के शहरों में जाने की कोई ज़्यादा मुश्किल होगी। और वैसे भी अगर हम कैसे भी, अगर हमारी किस्मत रही, अगर हम रैन को हरा पाए इस बंदे को, तो शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा और उसके बाद हमें शायद ये पकड़ कर ले जाएंगे। जिस पर एक्सकैलिबर कहती है कि क्या अगर तुम ऐसी बात है तो क्या तुम जब तक बेहोश नहीं हो जाते तो क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक्सकैलिबर किसी चीज़ को देखकर हैरान थी, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अटैक जो कि उस बंदे ने यानी रैन ने एमसी पर कर दिया था, जो कि उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। एक्सकैलिबर कहती है कि तुम्हारे सामने से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक आ रहा है, उसे जल्दी से डॉज करो। जहाँ पर वो रैन उनसे कह रहा था कि तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत काम किए, क्योंकि तुमने एक तो गेट पर अटैक किया और तुमने कुछ लोगों का मर्डर करने की कोशिश की। सॉरी गाइज, मैं ऐसा दोबारा नहीं कह सकता, तो मैं कुछ और भी बता देता हूँ कि तुमने इन लोगों को घायल करने की कोशिश करी है और तुमने काफ़ी ज़्यादा गुनाह कर दिए हैं, यानी कि अब इन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं, जिस पर अब वो उन्हें बता रहे हैं कि अब वो उन्हें पकड़ कर ले जाएंगे। जिस पर एमसी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। रैन अपनी पावर का यूज़ कर एमसी को वहाँ पर पकड़ लेता है, जिस पर एमसी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा टाइट से पकड़ा हुआ था। और रैन आगे बताता है कि उन्हें तुम लोगों ने इतने सारे क्राइम किए हैं, इसलिए मैं एक प्लेयर होने के नाते तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ, क्योंकि अब तुम अपने बारे में कुछ भी सफाई नहीं दे सकते कि तुमने ये किया और क्यों किया या फिर कैसे किया है। हम देखते हैं कि वो ये सब बिल्कुल सीरियस होके कह रहा था, जिससे एमसी की तो बिल्कुल फट जाती है। एमसी को रैन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। उस प्रेशर को महसूस कर कह रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंस प्रेशर है, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ही सहन कर पा रहा हूँ। वो बताते हैं कि आखिर यही है आखिर उन बंदों की पावर जो कि इन टावर्स को चढ़ते हैं और इन्हें प्लेयर कहते हैं। एक्सकैलिबर उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या ठीक हो, तुम्हें कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही? जिस पर एमसी बताता है कि नहीं, ज़्यादा नहीं, बस मैं कुछ हिला नहीं पा रहा हूँ अपना हाथ या फिर कुछ भी नहीं। गलत समझ। एक्सकैलिबर की कुछ पावर्स का यूज़ कर उन सभी कपड़ों को फाड़ देता है, जिससे वो सबसे आज़ाद हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि और दूसरी तरफ रैन भी अपने पावर्स को इकट्ठा कर एक वेपन बना लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब शायद उसे उन सब से फाइट करने की ज़रूरत है। एमसी भी अपनी पावर का यूज़ कर हवा में उड़ चुका था, जहाँ पर वो अपना स्टैंस लेकर
एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमला करने वाला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन वो हमला करता उससे पहले वो देखता है कि कुछ लोग अभी भी वहाँ पर खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर वो कहता है कि आखिर ये लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर मैंने ये अटैक कर दिया तो शायद ये भी इफेक्ट होंगे और शायद इनमें कुछ घायल भी हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। इसलिए वो अटैक ही नहीं करता है। लेकिन MC अटैक करने वाला है ये सोचकर एक्सकैलिबर तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी पावर्स का यूज़ करे। और जितनी पावर MC ने इकट्ठा की थी उसे देखकर तो वो बंदा रेन भी काफ़ी ज़्यादा शौक था कि इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है, ये कोई मामूली इंसान नहीं लगता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि MC उन सभी को बचाने के लिए अपनी पावर्स को छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है और जिसका फ़ायदा उठाकर रेन हवा में उड़ जाता है और MC के मुंह पर एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार पंच चढ़ देता है, जिससे MC काफ़ी ज़्यादा घायल होकर नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि एक्सकैलिबर भी अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी थी। वो MC के आगे खड़ी थी और MC अनकॉन्शियस हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि रेन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है कि मुझे भी ये पता था कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो और तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम लोग इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच चुके हो और तुम्हें ज़्यादा कुछ इंजरीज नहीं आई है। और लेकिन दूसरी तरफ वो बंदे जिन्होंने ये देखा कि MC किस तरह से नीचे गिरा, वो कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक महसूस हो रहा है। शायद उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ होगा और वो काफ़ी ज़्यादा शौक भी थे, इस बंदे ने उसे ऐसे कैसे मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि रेन उन पर दोबारा से अटैक करने जाता है और कहता है कि शायद मैं अब इस बार तुम्हें अब ख़त्म कर दूंगा। देखते हैं कि एक्सकैलिबर भी सोच रही थी कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहती है कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। देखते हैं कि वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि वो नहीं देखना चाहती थी कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन तभी वो देखती है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो आंखें खोल कर देखती है कि वो डॉग, यानी कि वो जो कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट डॉग था, वो उनके आगे खड़ा था। और वो यार जो भी वो जो भी भौंक रहा है, जो कि रेन पर भौंक रहा था। और रेन भी उस डॉग को देखकर अपने अटैक को वहीं पर रोक देता है। और रेन बताता है कि मोकीमो एक ऐसा जानवर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, लेकिन वो इन्हें क्यों बचाना चाहता है। और उसे ये तो समझ आ चुका होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी क्यों। लेकिन हमें दिखाते हैं कि वो जो लोग थे वहाँ पर खड़े हुए, वो भी कहते हैं कि मोकीमो ऐसा जानवर है जो कि किसी भी लड़ाई में ऐसे बीच में दखल अंदाजी नहीं करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो पहली बार किसी लड़ाई में किन्हीं को बचाने के लिए कूद जाता है। उसकी ऐसी सिचुएशन देखकर एक्सकैलिबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं कि रेन अभी भी यहाँ नहीं रुकता, वो अभी भी उन्हें घूर कर देख रहा था और वो अपना एक अटैक उन पर कर ही देता है, जो कि मोकी के सामने से, यानी उस डॉग के सामने से ही जाता है और एक्सकैलिबर को हिट हो जाता है। और हम देखते हैं कि MC तो पहले से बेहोश था ही और एक्सकैलिबर भी हो जाती है। और जिसके बाद वो बंदा उनसे कहता है कि अब तुम सभी गार्ड्स जल्दी से इन दोनों को जेल में डाल दो, यानी कि इन्हें अब तुम बंद कर दो किसी कमरे में। और हम देखते हैं कि वो डॉग उस पर गुस्सा कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा उस पर भौंक रहा था। और हमारा सीन चेंज होता है, हम दिखाते हैं कि उन गार्ड्स ने उन दोनों को जेल में डाल दिया था। फिर हमें उसी विलेज का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम किसी बंदे को, यानी रेन को अपने मास्टर को इन्फॉर्मेशन बताते हुए दिखाया जाता है। रेन अपने मास्टर को बता रहा था कि एक मोकीमो जानवर, यानी कि वो एक एंशिएंट एनिमल है जिसने उन दोनों अपराधियों यानी कि क्रिमिनल्स को बचाया था। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल बात सच है। उसका मास्टर उससे कहता है कि क्या तुमने किन्हीं निर्दोष यानी कि इनोसेंट लोगों को तो नहीं पकड़ लिया, और क्या तुमने उन्हें मारा भी था? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मोकीमो क्या किन्हीं विलेंस को बचाएगा? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। और उसके बाद रेन उसे बताता है कि शायद आपको इसे भी देखने की ज़रूरत है। हमें उनमें से एक के पास एक टाई मिली जो कि उसने गले में पहन रखी थी, और शायद मैंने इससे पहले ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी।
और इसलिए मुझे लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, मुझे उसमें कुछ गलत लगता है। और वो मास्टर उस टाई को देखकर ज़ोरों से हंसने लगता है और फिर हमें उसका पूरा चेहरा और पूरी बॉडी दिखाई जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डीन था, सेकंड रैंक प्लेयर। और वो ज़ोरों से हंसने लगता है। वो कहता है कि शायद मैं विश्वास नहीं कर सकता, शायद मैंने ये टाई पहले भी शायद देखी है। जिस पर रैन पूछता है कि क्या आपको लगता है कि आपको सच में याद है कि ये टाई किसकी थी? जिस पर डीन उसे कहता है कि क्या तुम्हें वो बंदा याद है, रैन, जिसने नागी के उस एब्सोल्यूट डोमेन को सरवाइव किया था? जिस पर रैन कहता है कि हाँ मुझे याद है। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि ये वही बंदा है, यानी कि ये रैन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जिस पर डीन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बात समझ रहे हो और शायद हमें अब उससे मिलने की ज़रूरत है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें प्रिजन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैन, वो एमसी और एक्सकैलिबर दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा उदास भी थे। जहाँ हम देखते हैं कि एमसी अपनी बातों से एक्सकैलिबर को बहलाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो कह रहा था कि वो अलग अलग बातें कह रहा था, जिसमें से वो कहता है कि शायद अगर मैं अपना अटैक ना रोकता तो शायद हम जीत सकते थे। लेकिन एक्सकैलिबर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। जहाँ पर अब एमसी अपने पूरा अलग अलग चेहरे बनाते हुए कहता है कि शायद अब इसमें मेरी गलती थी, शायद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर मैंने शायद उस वक्त अपना अटैक ना रोका होता तो ऐसा नहीं होता, और शायद उसमें कोई भी गलती नहीं थी उसकी। मैं एक परेशानी और गड़बड़ दोनों ही हूँ। एमसी अपना ज़ोरों से दीवार पर सड़क पटकने लगता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बेकार हूँ और बास्टर्ड हूँ, बिल्कुल कमीना। और एक्सकैलिबर उसे रुकने के लिए कहती है। वो एक्सकैलिबर की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि एमसी ने तो पूरी दीवार में ही क्रैक डाल दिए थे सिर मार मार कर। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सकैलिबर रैन से माफ़ी मांगने लगती है रोते हुए, और एमसी को कुछ समझ नहीं आता कि रैन आखिर एक्सकैलिबर माफ़ी क्यों मांग रही है। एमसी एक्सकैलिबर से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? जिस पर एक्सकैलिबर कहती है कि क्या तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो? क्या तुम ये समझ करना चाहते हो ताकि मैं अपना गार्ड डाउन कर दूं और तुम मुझे पीटने लग जाओ? और वो आगे बताती है कि मैं तुमसे इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि इसमें सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने फ़ाइट शुरू ना की होती तो शायद हम अब यहाँ ना होते और शायद हमारी कोई सिचुएशन अलग होती। और सॉरी गाइज फिर से बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, आपको थोड़े दिनों के लिए इंतज़ार तो करना ही होगा। और गाइज अब से मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही वीडियो ला पाऊँगा, क्योंकि अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी हो सके उतनी वीडियो को लंबा खींच सकूँ और बड़ी बना सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही वीडियो डालूँगा। और दूसरी तरफ एक्सकैलिबर ने अपनी बातों के साथ साथ ही एमसी के सर पर एक पंच रख दिया था, जिससे उसके सर पर आलू उग जाता है। एक्सकैलिबर कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर मारना होगा, यानी मेरे चेहरे पर। एमसी पूछता है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या मुझे तुम्हारे मारना है? जिस पर एक्सकैलिबर कहती है कि हाँ, लेकिन एमसी तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। एमसी कहता है कि क्या इसके पास दिमाग नहीं है, तो शायद इसीलिए वो किसी भी लड़ाई में बिना सोचे समझे कूद जाती है। वो ऐसे ये सब सोच ही रहा था कि वो तभी अचानक से एक्सकैलिबर से कहता है कि लिबर, क्या मैं तुम्हें लिबर बता सकता हूँ? तो गाइज हमारे पास एक्सकैलिबर का एक शॉर्ट नाम यानी कि लिबर आ चुका है, तो अब हम भी उसे लिबर ही कहेंगे। अगर बीच में कहीं एक्सकैलिबर कह दूँ तो यही समझना कि मैं उसे ही कह रहा हूँ। वो एक्सकैलिबर से कहता है कि, यानी वो लिबर से कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर किसी मुश्किल स्थिति में यानी कि सिचुएशन में हो अगर, तो एक्सकैलिबर बोलना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, काफ़ी मुश्किल भी होती है करेक्टली बोलने में। तो इसलिए शायद हमें तुम्हें लिबर ही कहना चाहिए। जिसके जवाब में एक्सकैलिबर बिल्कुल ही शांत है, लिबर बिल्कुल ही शांत थी, वो स्पीचलेस थी। वो तभी कहती है कि तुम व्हाटएवर जो भी बोल सकते हो। जिस पर एमसी कहता है कि तो बिल्कुल ठीक है,
अब से हम तुम्हें यही कहकर बुलाएंगे, यानी कि लाइबर। तो आगे हम चलते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि लाइबर कहती है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें यहाँ से भागकर बाहर निकलना होगा ताकि हम यहाँ से बच सकें, और उसके लिए हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसी प्रिजन यानी कि उस बड़ी जगह के बाहर गेट की तरफ हम देखते हैं कि तो गार्ड्स वहाँ पर गार्ड कर रहे थे, लेकिन वो गार्ड तो क्या कर रहे थे, वो दोनों सो रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीन और रेन दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि दोनों उन गार्ड्स को देखकर निराश थे कि उन लोगों ने कैसे गार्ड्स को यहाँ पर गार्ड करने के लिए लगाया हुआ है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वो गार्ड्स भी उठ जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि उनसे, सर रेन आप और आप भी डीन। वो उनसे पूछते हैं कि आपसे भी क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मुझे भी सर नहीं बोल सकते। वो दोनों गार्ड्स उन दोनों से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि सॉरी सर, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी पूरी मेहनत से आकर अपना काम करेंगे। आगे से डीन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो दोनों गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन हम आगे देखते हैं कि लेकिन रेन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, जिसे देखकर वो गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। वो कहते हैं कि शायद अब हम हमारी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन रेन उन्हें निकालता नहीं है। आगे डीन कहता है कि इसे छोड़ो, चलो आगे तो मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उनका ध्यान रखा है अच्छे से, क्या दोनों यहीं पर हैं। यानी कि गाइस वो उन दोनों यानी एमसी और लाइबर के बारे में बात कर रहे थे, जिसके जवाब में गार्ड्स कहते हैं कि हाँ वो दोनों यहीं पर अंदर हैं और हमने उनका अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। लेकिन आगे देखते हैं कि तभी अचानक से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है वहाँ पर प्रिजन की तरफ से। वो कहते हैं कि इन लोगों ने पता नहीं अब क्या कर दिया है। गार्ड्स की तो फट जाती है कि अब वो उन सब को ज़रूर ही निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक होल हो चुका था दीवार में, जिसे देखकर डीन कहता है कि ये काफ़ी मज़ेदार बात है, उन लोगों ने एक ऐसा रास्ता चुना। और दूसरी तरफ उनके पीछे गार्ड्स उनसे माफ़ी मांग रहे थे कि आप हमें मार सकते हैं। और रेन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन डीन को इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और सो इस बैकग्राउंड गाइस के लिए सॉरी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये घर ही ऐसा है मेरा, तो बस सब क्या बताऊँ आपको। डीन आगे कहता है कि क्या उन्हें ये नहीं पता था कि वो अगर इतना बड़ा ज़्यादा शोर करेंगे तो उन्हें पकड़े जाने का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वो आगे ही भाग रहे होते हैं। और एमसी तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही बेहोश हो चुका था, जिसे उठाकर लाइबर भाग रही थी। वो कहती है कि ये कमीना फिर से बेहोश हो चुका है। लाइबर कहती है कि बस थोड़ी देर के लिए रुक के रखो, हम अभी तक पहुंचने वाले हैं। जहाँ पर एमसी कहता है कि अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही हो, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि रेन अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से उन पर पड़ती है, जिससे एमसी और लाइबर का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वो दोनों ज़मीन की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वो ज़मीन के पूरे नज़दीक जाकर लग जाते हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, वो कहते हैं कि आखिर ये कैसा प्रेशर है, ये मेरी बॉडी को पूरी ज़ोर से दबा रहा है, जिससे। और हम देखते हैं कि रेन कहती है कि ये तुमने गलत किया, तुम्हें यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। रेन उन्हीं के सामने खड़ा था। एमसी बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है, जैसे बहुत सारा वेट है, लेकिन मैं तो अपना हाथ हिला सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ भारी हुई है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे कपड़े हैं। यानी कि गाइस रेन ने अपनी पावर से उनके कपड़ों को इतना ज़्यादा भारी कर दिया था कि उनका हिलना भी मुश्किल हो रहा था और वो अब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जिस पर आगे रेन कहता है कि उनसे कि तुमने मुझसे ऐसे की मांग कैसी की कि जैसे मैं पागल हो चुका हूँ। क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम भाग जाओगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे कपड़ों पर मार्क को छोड़ दिया था, जिससे मुझे पता चल सके कि अगर तुम भाग जाओ तो मैं तुम्हें आराम से रोक सकूं, और शायद मैं इससे तुम्हें पूरे लगभग से लगभग आधे दिन तक कंट्रोल कर सकता हूं। और तुम ये क्या सोच रहे होगे कि ये इतना ईजी होगा? तुम्हें शायद गलतफहमी हो चुकी है। एमसीएम रेन को अपनी सफाई दे रहा था। वो कहता है कि हम कोई डाकू नहीं हैं, हम तो यहाँ पर सिर्फ टावर पर चढ़ने के लिए आए थे।
और तुम लोगों ने हमें वहाँ पर गलत समझ लिया था, सो प्लीज़ हमें छोड़ दो। लेकिन वो दोनों ये मानने को तैयार ही नहीं थे। रैन उसे कहता है कि टावर पर चढ़ने के लिए तुम जैसे लाखों लोग आते हैं और यहाँ पर कीड़े बनकर रह जाते हैं। वो कीड़े से ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं बन पाते। हालांकि अगर मैं मान भी लूँ तुम लोग यहाँ पर टावर पर चढ़ने के लिए आई हो, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम लोग वहाँ पर चढ़ सकते हो। तो शायद तुम्हारे पास एक दूसरा कारण है कि तुम यहाँ पर गिव अप कर दो, क्योंकि टावर मेरे जैसे प्लेयर से भरा हुआ है। अगर तुम लोग मेरे सामने नहीं खड़े हो सकते तो ये इम्पॉसिबल है कि तुम लोग टावर पर भी चढ़ पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ को भूल जाओ कि तुम ये यहाँ पर टावर चढ़ने के लिए आए हो। रैन अपनी बात ख़त्म करता ही है कि तभी उसे कोई कहता है कि बस करो, अब अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म कर दो। और हम देखते हैं कि तभी डीन एमसी के सामने आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम योसियोल जिन है, जिसके जवाब में एमसी कहता है कि हाँ। और आगे हम देखते हैं कि एमसी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। एमसी कहता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, शायद ये वही बंदा है जिसे मैंने उस दिन वहाँ पर देखा था, जो कि नागी के साथ फाइट कर रहा था और इसका एक आर्म भी कट चुका था, और ये वहीं से है शायद। और वो डीन एमसी से कहता है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम है डीन। और गाइज ये पार्ट ही है जहाँ से हमने पिछले पार्ट को एंड किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि कैसे एमसी और एक्सकैलिबर दोनों वहाँ से यानी कि प्रिजन से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें उन सब ने पकड़ लिया था, रैन ने। और उसके बाद डीन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मेरा नाम है डीन और मैं हूँ 2nd रैंक और मेरी क्लास है स्वॉर्डमैनशिप। और हम देखते हैं कि उसके बाद एमसी भी उसे देखकर कहता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो जो उस दिन नागी के साथ यानी कि 1st रैंक के साथ फाइट कर रहे थे और वहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर शुरू होता है और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एमसी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। वो सोच रहा था कि हमें पहले ही एक प्लेयर के साथ डील करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब तो एक और आ चुका है, अब शायद हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आगे वो दोनों उन सब से पूछ रहे थे कि आखिर तुम सब हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ एमसी ये सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी बॉडी की सारी पावर्स को यूज़ कर लिया है, यानी कि मेरी सारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है, पहले ही मैंने इसे यूज़ कर लिया है, इसलिए मैं अब शायद अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा हूँ और ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है अब। और इसी के साथ वो धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और सब कुछ उसे धुंधला दिखाई देने लगता है और हम देखते हैं कि वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद उसकी आंखें खुलती है और हम देखते हैं कि डीन उसे अपने साथ लेकर आ चुका था, जहाँ पर बॉबी भी बेहोश था, और वो उठ जाता है अब। और उठने के बाद हम देखते हैं कि एमसी और एक्सकैलिबर को उन्होंने उनको आराम करने के लिए छोड़ दिया था, जहाँ पर कुछ बच्चे और एक दादी अम्मा और कुछ और लोग भी थे, जो कि एमसी को पता नहीं कैसे लेकिन तैयार कर रहे थे, पता नहीं किस लिए कर रहे थे, और वो कुछ हंसी मजाक भी कर रहे थे जो कि फालतू की बकवास भी थी। लेकिन एमसी उससे पूछ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है और तुम सब ये क्यों कर रहे हो। तभी एमसी को साइड में से आवाज़ आती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक्सकैलिबर उसके पास ही बैठी हुई थी। वो उससे पूछता है कि तुम मेरे पास कब से बैठी हुई हो, मुझे पता भी नहीं चला। वो उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन एक्सकैलिबर कुछ पीते हुए कहती है कि शायद तुम्हें अब आराम करना चाहिए या फिर तुम उठ जाओ और कुछ खा लो, क्योंकि यहाँ का फूड काफ़ी ज़्यादा मस्त है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। एमसी उनकी सिचुएशन के बारे में पूछता है कि अब हमारे साथ क्या होगा और हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, लेकिन एक्सकैलिबर कहती है कि मुझे नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ना मुझे ये पता है कि हम आगे अब क्या करने वाले हैं। लेकिन एमसी उसे कहता है कि इस सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए, हमें जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। और वैसे भी तुम ये कैसी बातें कर रही हो। लेकिन तभी उसे कुछ उसके पीछे से किसी प्रेजेंस महसूस होती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि रैन की थी, जो कि उसे घूर रहा था। इसे सोचकर तो उसकी बिल्कुल फट जाती है और उसके शरीर से आत्मा ही निकल जाती है। और वो रैन उससे कहता है कि अगर तुम उठ चुके हो तो चलो, तुम्हें अब डीन बुला रहा है और अब मेरे पीछे पीछे आओ। ये सुनकर तो एमसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। वही सोचता है कि क्या डीन मुझे बुला रहा है, इसका क्या मतलब है। वो उसके पीछे पीछे चल देता है और वो उसे फॉलो करते हुए सोच रहा था कि
आखिर ये क्या हो चुका है। थोड़ी देर पहले तक तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अब वो मुझे बुला रहा है। वो आगे सोचता है कि ये रेन थोड़ी देर पहले तक हमें मारने पर उतरा हुआ था और हमें कैसे भी करके मारना चाहता था, लेकिन अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। और वैसे हमें और कितना ऊपर जाने की ज़रूरत है, मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ। और वो कमीनी लाइबर यानी कि एक्सकैलिबर भी मेरे साथ नहीं आई। उसने बस ऐसा कह दिया कि तुम जाओ। और वैसे भी मैं उसके बिना कुछ ज़्यादा नहीं ताकतवर, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। लेकिन वो उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और मेरे साथ नहीं आई। तभी रेनो से कहता है कि आखिरकार हम आ चुके हैं। ये सुनकर एमसी कहता है कि ओके सर, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तभी रेन गेट खोलता है और एमसी अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डीन वहाँ पर बैठा हुआ था, और जो कि अब उसकी ओर देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आए गए योसिन जिन। तो गाइस ये उसके रियल नाम से बुला रहा है, लेकिन मैं उसे एमसी कहूँगा तो ठीक रहेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे कहता है कि वो कुछ फालतू की बकवास करते हैं जिसके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो डीन एमसी से कह रहा था कि वैसे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और तुम यहाँ पर पता नहीं किस लिए आए होगे। ये सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था कि कहीं ये कुछ गलत ना समझाए। पर डीन उससे पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में इस टावर को चढ़ने के लिए आए हो, या फिर तुम्हारा कोई और भी कोई गोल है। अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो, वरना अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो शायद मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तुम समझ सकते हो। डीन उससे ये भी पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारी पावर्स की सोर्स क्या है, तुम्हें ये अपनी पावर्स कहाँ से मिलती हैं जिनका तुम यूज़ करते हो। और एमसी भी अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि आखिर मैं क्या इसे बता सकता हूँ कि मेरी पावर्स कहाँ से आती हैं, या मेरे पावर्स के पीछे एक गॉड का हाथ है। क्या ये सब उसे बताना ज़रूरी होगा, या उसे बताना ठीक होगा? क्या यह मुझ पर विश्वास भी करेगा कि नहीं? पर हम देखते हैं कि डीन तभी उससे कहता है अगर तुम बात नहीं करना चाहते या फिर बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है और हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। एमसी उसे पूछता है कि क्या ये ठीक रहेगा कि अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो? जिस पर डीन कहता है कि आखिर ये ठीक कैसे नहीं हो सकता। एक प्लेयर बनने से पहले अपनी पावर्स को छुपाना ये एक आम बात है, ये हर कोई कर सकता है और ये उसका अधिकार, यानी कि एक। एमसी कहता है कि आखिर तुमने फिर ये मुझसे पूछा ही क्यों? अगर मैं ये कर सकता था तो ये बस इसलिए क्योंकि मैं क्यूरियस था, मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एमसी उससे आगे कहता है कि तो फिर तुम मुझसे मिलना भी क्यों चाहते थे? आखिर इसका कोई कारण होगा या फिर कोई वजह होगी जिससे तुम मुझे मिलना चाहते थे। इस पर डीन कहता है कि हाँ, मेरे पास कोई चीज़ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, वो ये रहा। हम देखते हैं कि वो उसे अपना कुछ सामान देता है जो कहता है कि हमने ये तुमसे जब्त कर लिया था, ये हमारे पास था, इसीलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता था और इसीलिए मैं तुमसे मिलना भी चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि वैसे क्या तुम मुझे ये देकर ये कहना चाहते हो कि क्या हम अब जा सकते हैं? जिस पर डीन कहता है कि हाँ, ये तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, या तुम अब जा सकते हो और अब तुम बिल्कुल ही आज़ाद हो। जिसे सुनकर एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से नाचने भी लगता है। डीन कहता है कि हमने उस मोकिमो के कैप्टन यानी कि उसके मास्टर से भी बात की और कुछ और चीज़ों को भी इंस्पेक्शन किया। यार जो भी किया उन्होंने कर दिया यार, जो भी किया। और उसके बाद हमें पता चला कि तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है और तुम लोग उन गिल्ड से संबंधित नहीं हो जिन्हें हम पकड़ना चाहते थे, यानी कि रेडवुड गिल्ड। और अब शायद तुम आज़ाद हो। और गाइस बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी इस वक्त शहर के अंदर बैठा हूँ और छत पर हूँ, इसलिए नॉइस ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो आगे चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीन उससे आगे बताता है कि ये तुमने अच्छा किया था कि उस वक्त तुमने उन पर हमला नहीं किया, तो शायद तुम पर एक नया केस बन सकता था। लेकिन डीन आगे और बताता है ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा इस टावर पर चढ़ने का गोल क्या था? आखिर वो कौन सा कारण है जिससे तुम इस टावर पर चढ़ना चाहते हो? इस पर एमसी थोड़ी देर कुछ सोचता है और उसे बताता है कि मेरा गोल है फर्स्ट रैंक नागी को हराना और फर्स्ट रैंक पर आना।
ये सुनकर डीन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि वो जानता है कि नागी फर्स्ट रैंक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो फिर भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर MC ऐसी बातें कैसे कर रहा है। और गाइस ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और सॉरी क्योंकि मैं आपसे छोटे पार्ट लाने की कोशिश करूँगा, और हर हफ्ते के एंड में यानी कि संडे को या फिर मंडे को मैं इसका एक बड़ा पार्ट बना दूंगा। जैसे कि आप ये मत समझना कि मैं उस वक्त दिन एक बड़ा पार्ट वैसे लाऊंगा, यानी नए अगले चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, नहीं, मैं पिछले चैप्टर्स को ही एक बड़े पार्ट में डालकर उसे अपलोड करूँगा। तो अगर तो आप सभी उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो शायद आपको हफ्ते हफ्ते भी दिन रुकना पड़ेगा, वरना आप वैसे भी हर दिन मेरी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।